हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। तो माय डियर फ्रेंड, प्रीवियस सेशन में हमने कुछ वर्टिकल सरफेस का एग्जांपल लिया था और उसके केस में मैंने आपको सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन किस तरह फाइंड करना चाहिए ये मैंने आपको सिखाया था। ओके, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग दो वर्टिकल सरफेस का एग्जांपल और देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे कर्व सरफेस पर। ओके, तो देखिए माय डियर, मान लीजिए कि ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है एंड ये आपका वर्टिकल सरफेस है और इस वर्टिकल सरफेस का जो क्रॉस सेक्शन है माय डियर, वो मान लीजिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है माय डियर, ठीक है। तो इस केस में आपको फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन कहाँ पर होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका सीजी कहाँ पर होगा, तो इसके सेंटर पे होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ये रहा आपका सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड सीपी कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो आप जानते हैं यहां से लेकर यहां तक ये जो डेप्थ होगा, दिस इज आवर एच सी पी बार। एंड इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एच बार। और ये एच बार किसके बराबर होगा, तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एच बार विल बी इक्वल टू रेडियस आर। रेडियस के बराबर होगा। और इसका एरिया कितना होगा माय डियर, तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। और फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आप जानते हैं क्या होता है, पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4 होता है। आप इसको आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो पाई बाय 64 इंटू डी को आप क्या लिखेंगे, 2r। तो ये आपका हो जाएगा पाई बाय 64 इंटू 16r टू द पावर 4। तो ये हो गया आपका पाई डिवाइड बाय 4 इंटू आर टू द पावर 4। तो देखिए आई सी जी निकल गया है। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे माय डियर, एच सी पी बार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई सी जी डिवाइड बाय ए एच बार। ओके, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप यहाँ पर एच सी पी बार आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं माय डियर। आई होप कि अब आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि आपको आई सी जी भी पता है माय डियर, एरिया भी पता है रेडियस के टर्म में, और एच बार भी आपको पता है कि रेडियस के टर्म में ही कितना होगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर, ये तो था आपका कोई सर्कुलर सेक्शन है तब। अब देखिए, अब किस कहीं कहीं पर आपको सेमी सर्कुलर सेक्शन भी दिया रहता है। सेमी सर्कुलर सेक्शन, जैसे मान लीजिए कि एक वर्टिकल सरफेस है, ये मान लीजिए आपका वर्टिकल सरफेस है माय डियर, बट इसका क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर है। इसका क्रॉस सेक्शन माय डियर सेमी सर्कुलर है। ओके, सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो इस केस में हमें देखना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर थोड़ा सा आप याद कीजिए, सेमी सर्कुलर सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सी जी, ये बेस से 4r/3 के डिस्टेंस पर होता है। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, 4r/3 के डिस्टेंस पर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन फाइंड करना है। दिस इज आवर सी जी, और सी पी क्या होगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एच बार आप कैलकुलेट कर सकते हैं माय डियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या होगा, एच बार। तो एच बार का वैल्यू यदि आपको कैलकुलेट करने बोला जाए तो एच बार क्या हो जाएगा माय डियर, रेडियस आर माइनस उसमें आपको 4r/3 माइनस करना होगा, तो आपको एच बार निकल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसका एरिया क्या होगा माय डियर, इसका एरिया जानते हैं सेमी सर्कुलर है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, सेमी सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
ये होता है माय डियर 0.1097 इंटू आर टू द पावर 4। ये आपको याद रखना है माय डियर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 0.1097 आर टू द पावर 4, या आप इसे सिंपली 0.11 इंटू आर टू द पावर 4 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ICG कैलकुलेट हो जाएगा आपका, और जैसे ही ये कैलकुलेट हो जाएगा तो अब आप आसानी से HCP बार निकाल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, चूंकि वर्टिकल सरफेस है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे माय डियर। और सभी वैल्यूज चूंकि आपको पता है आर के टर्म्स में, तो यहाँ से आपको सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन मालूम चल जाएगा, ठीक है माय डियर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सेमी सर्कुलर सेक्शन से माय डियर फ्रेंड आपके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर 4r/3π के डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये चीज आपको याद रखना है। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट इस सेमी सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये होता है 0.1097 इंटू आर टू द पावर 4। ये आपको याद रखना है, ओके। तो चलिए माय डियर, जितना भी एग्जाम्पल देखना था वो हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। हम लोग अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कर्व सरफेस, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन द कर्व्ड सरफेस। किसी भी कर्व सरफेस पर किसी भी फ्लूइड के द्वारा कितना फोर्स एक्ट किया जाएगा, एक्सर्ट किया जाएगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए माय डियर देखते हैं। ये मान लीजिए माय डियर लिक्विड का फ्री सरफेस है। ध्यान से थोड़ा देखना है, काफी आसान है, ठीक है। ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, और यहाँ पर देखिए बस ध्यान देना है, ठीक है। हम एक कर्व सरफेस देख रहे हैं माय डियर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा कर्व सरफेस है, ओके। दिस इज आवर कर्व सरफेस, ठीक है। चलिए, ये जो ब्लैक में है ये आपका कर्व सरफेस है, और यहाँ पर आपका क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड है माय डियर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस कर्व सरफेस में कितना, इस लिक्विड के द्वारा इस कर्व सरफेस पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा। तो सोचिए, देखिए माय डियर, प्रेशर क्या होता है सरफेस के नॉर्मल, तो इस लिक्विड के द्वारा इस सरफेस पर, कर्व सरफेस पर नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन में। बट इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, एंड एक कंपोनेंट आपका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स FH, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स FV। बात समझ में आ रहा है। तो कर्व सरफेस के केस में लिक्विड के द्वारा जो कर्व सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब हमें ये समझना है कि ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइए माय डियर वन बाय वन हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए माय डियर, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में बात करेंगे, ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात को, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे तो जो आपका कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस को आप प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका एक वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया हमें निकालना होगा। तो इस कर्व सरफेस को माय डियर हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। तो मान लीजिए कि हमने प्रोजेक्ट कर दिया और ये हमारा एरिया मिल रहा है। प्रोजेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह का हमें मिलेगा, और इसका कुछ विड्थ भी होगा माय डियर, इसका कुछ विड्थ भी होगा। तो ये मान लीजिए इसका विड्थ है, ठीक है, ये मान लीजिए इसका विड्थ है। तो यही हो गया इसका प्रोजेक्शन एरिया, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन एरिया हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसी वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, ठीक है, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। और ये देखिए इसका जो CG होगा माय डियर, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पर क्या होगा माय डियर, सेंटर ऑफ प्रेशर CP।
तो इसी सीपी से, इसी सेंटर ऑफ प्रेशर से माय डियर फ्रेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगा, एफ एच एक्ट करेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एफ एच कहाँ से एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर से एक्ट करेगा। किसके सेंटर ऑफ प्रेशर से? तो जो कर्व सरफेस है उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया जो होगा, ये जो आप एरिया देख रहे हैं माय डियर, दिस एरिया इज कॉल्ड वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। ठीक है, इसी एरिया पर आपका एफ एच एक्ट करेगा। और एफ एच हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे माय डियर? तो एफ एच कैलकुलेट करने का मेथड है, सिंपल सा मेथड है, रो जी इंटू ए एच इंटू एच बार। जो फॉर्मूला आपने बाकी इंक्लाइंड सरफेस के केस में देखा और हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वर्टिकल सरफेस के केस में फोर्स निकालने का, वही फॉर्मूला यहाँ पर है। बट अंदर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप एरिया देख रहे हैं ए एच। ए एच का मतलब है यहाँ पर कि ये प्रोजेक्टेड एरिया है। ठीक है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यही एरिया है आपका ए एच। दिस इज ए एच, और ये इसका विड्थ बी है माय डियर, दिस इज विड्थ बी। तो एरिया हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल सकते हैं कि फ्लूइड के द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो आप क्या कहेंगे कि उस कर्व सरफेस का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया होगा उसी पर वो एक्ट करेगा। और किस पॉइंट से एक्ट करेगा? तो उसके सेंटर ऑफ प्रेशर से एक्ट करेगा। तो ये था माय डियर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी एफ भी। एफ भी किसके बराबर होगा? तो आइए माय डियर यहाँ पर देखा जाए। तो बस आप ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए माय डियर, तो एफ भी निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आप इस कर्व सरफेस को लिक्विड के फ्री सरफेस तक प्रोजेक्ट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस कर्व सरफेस को लिक्विड के फ्री सरफेस तक प्रोजेक्ट कर देंगे। और ये जो आपका वॉल्यूम मिल रहा है, ये देखिए, ये जो वॉल्यूम है हमारा, ध्यान से देखिए, कर्व सरफेस के ऊपर फ्री सरफेस तक, ठीक है, कर्व सरफेस के ऊपर फ्री सरफेस तक जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना होगा, ये वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, एंड एफ भी का देखिए फॉर्मूला क्या होगा, रो जी इंटू भी, यानी यहां पर जो आप भी देख रहे हैं वही भी आपका क्या है, यहां पर मैंने आपको हैच करके दिखा दिया है, वही हमारा भी है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड contained by the curved surface up to the free surface of liquid। यानी कर्व सरफेस अपने ऊपर कितने वॉल्यूम को कंटेंड किया हुआ है, वही वॉल्यूम आपका भी है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, रो इंटू भी, रो इंटू भी को हम क्या कहते हैं, मास, और मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, वेट। किसका वेट? तो वॉल्यूम आप देख रहे हैं तो उसी का वेट होगा ना, यानी ये इसके ऊपर जितना वॉल्यूम को कंटेंट किया हुआ है उसी लिक्विड का जो टोटल वेट होगा, यानी जो ये हैच आप किए हुए हैं इसी फ्लूइड का जो वेट होगा माय डियर, ठीक है, उसी के बराबर आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा। बात समझ में आ गया? तो यहां से आप क्या लिखेंगे, सो एफ भी इज इक्वल टू weight of the fluid contained by the curved surface, contained by the curved surface up to the free surface of liquid, up to the free surface of liquid। बात समझ में आ रहा है? एंड भी यहां पर क्या है माय डियर, भी के बारे में मैं आपको लिख दे रहा हूं, भी इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड contained by the curved surface, contained by the
curved surface up to the free surface of liquid, free surface of liquid। बात समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्मूला से आप एफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं माय डियर। एंड इस फॉर्मूला से आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स एफ। तो देखिए माय डियर, रिजल्टेंट फोर्स एफ क्या हो जाएगा? तो आप क्या लिखेंगे? एफ एच स्क्वायर प्लस एफ भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहां से आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दिस एफ इज कॉल्ड नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स बोलिए या आप इसे क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। बात समझ में आ गया? तो यही है मेथड माय डियर कि किसी भी कर्व सरफेस पर किसी फ्लूइड के द्वारा कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यही मेथड है माय डियर। यहाँ पर क्या होगा? आपने देखा कि फोर्स सरफेस के नॉर्मल एक्ट कर रहा है, तो उस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए आप कर्व सरफेस को प्रोजेक्ट कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, चूंकि हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स ही निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देंगे, और जो एरिया मिलेगा हमें उसे वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया कहेंगे। और उसी एरिया के सेंटर ऑफ प्रेशर पर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगा। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपने देखा एफ एच इज इक्वल टू रो जी ए एच इंटू एच बार। फिर उसी तरह वर्टिकल फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अब क्या करेंगे? अब इस कर्व सरफेस को हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देंगे, दैट मीन्स ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देंगे। तो फ्री सरफेस, लिक्विड के फ्री सरफेस तक जो एरिया प्रोजेक्ट हो रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम तो फाइंड हो जाएगा, फिर उस वॉल्यूम में हम लोग क्या करेंगे? रोजी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एफ भी कैलकुलेट हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। और इस रोजी इंटू भी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग वेट कहते हैं। यानी जो फ्लूइड उसके ऊपर है उस पूरे फ्लूइड का जो टोटल वेट होगा उसी के बराबर आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा। बात समझ में आ गया? तो देखिए माय डियर, यहाँ पर देखिए मैंने आपको डेफिनेशन भी लिख दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन द कर्व सरफेस is equal to hydrostatic force on vertical projection area, and this force will act at the center of pressure of corresponding area। उसके सेंटर ऑफ प्रेशर से पर एक्ट करेगा। उसी तरह देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है माय डियर? इज इक्वल टू weight of the fluid contained by the curved surface taken up to its free surface, and this force will act at the center of gravity of corresponding weight। ठीक है, तो उस कर्व सरफेस के ऊपर जितना भी फ्लूइड है, ठीक है, उसका जितना वेट होगा उसी के बराबर होगा, और ये वर्टिकल फोर्स उस वेट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करेगा। बात समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए माय डियर, ये चीज़ आपका कंप्लीट हुआ। हमने क्या स्टार्ट किया था? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस। तो इसमें हमें जितना भी पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हमारा थर्ड चैप्टर माय डियर फ्रेंड कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका क्या है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बॉडी। दैट मीन्स अब हम लोग बॉयंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बॉडी। ये था आपका ऑन द सरफेस। अब हम लोग बॉडी के बारे में बात करेंगे कि पूरे बॉडी पर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए। थैंक यू, बाय बाय।